अच्छा सर, चुनाव जो है पूरी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं और अगर हम बात करें मेरठ के, आप जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, तो आपकी जो पार्टी से कितने विधायक कितनी विधानसभा में जो है प्रत्याशी मैदान में है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मेरठ की हम लोग जहाँ तक मेरठ की अगर बात करते हैं, मेरठ की एक ऐतिहासिक मान्यता है। 1857 की क्रांति धरा मेरठ है और मेरठ ने परिवर्तन हमेशा होते आए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। मेरठ में 7 विधानसभा हैं, जिसमें से 2 विधानसभा में हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिसमें मेरठ शहर से कैप्टन कपिल शर्मा, मेरठ दक्षिण से ओमदत्त त्यागी जी, इन लोगों को हमने अपना प्रत्याशी बनाया और बहुत जल्द आने वाले समय में हम 5 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से तमाम लोग गांव, गली, मोहल्ला, क्षेत्र सब लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और अच्छे प्रत्याशी हम लोग घोषित करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए दिल्ली में काफ़ी काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश एक नया कह सकते हैं कि मैदान में उतरी है फुल फ्लैश से होकर। अगर अलायंस की बात करें तो क्या पार्टी अलायंस की तरफ भी जा सकती है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में हम पहली बार चुनाव की आप अगर कहें तो 2014 के बाद हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल से हम लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, चाहे सरकार के जितने भ्रष्टाचार हो, ऑक्सीमीटर का मामला रहा हो, थर्मामीटर का मामला रहा हो, कोविड के दौरान इनकी सारी अव्यवस्थाएं रही हों, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर की ठोकरें लोगों ने खाई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो हम लोगों ने वो सब उजागर करने का काम भी और साथ साथ हर संभव हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, उन सब ने मदद करने का भी काम किया। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मुद्दों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार जाति, धर्म, सांप्रदाय के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता था, अब की बार मुद्दों के आधार पर हम उसको लेके आए और उसके सबसे बड़ी और पहली जीत ये है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी और वो गारंटी ये है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देने का काम करेंगे और उसके बाद 24 घंटे बिजली हम लोग देंगे, पुराने बकाया बिल हम लोग माफ़ करेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि इस देश के 125 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला इस देश का अन्नदाता, जो कम से कम किसी भी सरकारों में हमेशा उसका शोषण होता आया है, उसको सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली देने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा और किसानों की जीविका उससे बेहतर होगी, सुधरेगी और गाँव को जनरेटर से और शहर को इन्वर्टर से हम लोग मुक्ति दिलाने आए। सर, यूपी में कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था पे आपसे अच्छा बेहतर कौन बता सकता है। अगर मिड डे मील की नून नमक से जो बच्चे रोटी खाते हैं उसकी खबर कोई उजागर कर दे, उस पत्रकार को ये लोग FIR लिख देते, उसको जेल भेजने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में व्यापारी को किस तरीके से रात को उठाकर पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है, ये आपने देखा। सबसे बड़ी बात, आज तक आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अपराधी फरार, माफिया फरार, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में SSP फरार, और वो SSP जिस पर एक पाटीदार जो व्यापारी था, उसके इंद्रकांत त्रिपाठी, उसकी हत्या कर दी जाती है और वो वीडियो जारी करता है कि मुझे SSP से जान का खतरा है। तो इस प्रदेश सरकार में तो व्यापारी जो SSP पुलिस खुद फरार है। तो कानून व्यवस्था की उन्नाव आपने देखा, हाथरस आपने देखा, किस तरीके के अपराध यहाँ पे हुए हैं। आए दिन अखबारों में आप देखिए, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। अच्छा, जिस तरीके से आपने हाथरस का जिक्र किया, तो हाथरस पर मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि उस वक्त जब हाथरस का कांड हुआ था तो संजय सिंह भी वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद उसके जो योगी सरकार है उन्हें एक कमरे में नज़रबंद कर दिया गया था। तो क्या वो इंसिडेंट, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, हाथरस की घटना से भयावह कुछ हो नहीं सकता। एक दलित, एक पिछड़े समाज के पिछड़े लोगों के बीच में किस तरीके की उनके साथ वारदात हुई, उस पूरे गांव को मैं उसका चश्मदीद हूँ। सांसद संजय सिंह जी के साथ में मौका वारदात पे था, मैं गया था वहाँ पे उस गांव में। जब हम उस गांव में पहुंचे तो पूरा का पूरा पुलिस ने बैरिकेटिंग करके उसको सील किया हुआ, हमें कई जगह जाने नहीं दिया गया, रोकने का कोशिश किया बड़ी मिन्नतों के बाद। और जब हमने कहा कि हम लोग जाएंगे तो उसके परिवार से मुलाकात हुई। उसके बाद आपने देखिए किस तरीके से भाजपा के गुंडे इंक डालने का उन लोगों ने काम किया, सब चीज़। तो आम आदमी पार्टी जो गरीब, जो शोषित, जो वंचित हैं, उनको न्याय देने की लड़ाई में उनके साथ थी। आप देखिए इस पूरे उस मामले में एक सबसे बड़ा घटनाक्रम, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का स्टेटमेंट आता है कि उस बच्ची के साथ कोई रेप की घटना नहीं हुई, और जब CBI उसकी जांच होती है तो उसके अंदर घटना आती है।
तो आप देखिए जब मुखिया जो प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठा है वो झूठा हल्फनामा लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके का माहौल इन्होंने बना दिया। न बच्ची सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है किसी राजनीतिक दल का, और मैं खाली आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी संगठन के किसी भी प्रदर्शन में अगर जो भी नौजवान युवा कर रहे हो, कोई भी अपनी मांगों को लेके कर रहा हो, आप उनका समर्थन करके देखिए, आपके घर पे पुलिस बैठा देंगे, आपको नजरबंद करने का काम करेंगे, आप पे झूठे मुकदमे लगाने का काम करेंगे। तो ये अब की बार जो इनकी दमनकारी नीति है पूरे प्रदेश ने देखी, और कहीं ना कहीं आप सब लोग, आप जनता के जब बीच में जाएंगे आप पूछेगा ये पुलिस के सवाल पर और सारी कानून व्यवस्था के सवाल पर ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो आपकी सीधी टक्कर सपा से है या फिर योगी सरकार से है? देखिए हमारी टक्कर जो है मुद्दों से है। इस देश के अंदर आज़ादी से 75 साल आज इस देश में हो गए। हम न्यूनतम की बात करते हैं। गांव के गरीब गुरबा का बच्चा आज भी टाट पट्टी पर बैठ के क्यों पढ़ता है, ये सवाल है। उसको नून नमक से क्यों रोटी खानी पड़ती है, ये सवाल है। उसको ड्रेस मोजे क्यों समय पर नहीं मिलते, ये सवाल है। उसको बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिलता, ये सवाल है। तो बहुत सारे सवाल। नौजवान, उसको रोजगार नहीं मिला। इस सरकार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, और मैं आपको पूरा डाटा के साथ बता रहा हूं। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पेपर होता है, वो पेपर लीक हो जाता है। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर वो लीक हो गया। अप्रैल 2018 में पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग का प्रोन्नति का पेपर लीक। सितंबर 2000 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक। 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें किस तरीके से अनियमितता इन लोगों ने की। और तो और इस देश में संविधान से जो हम लोगों को एक आरक्षण मिला है, उस व्यवस्था में भी इन लोगों ने सेंध लगाने का काम किया। ये अंकुश चौधरी, ये संजय सिंह, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उसमें ओबीसी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई। तो इन सरकार ने आरक्षण में छेड़छाड़ की। अक्टूबर 2021 में सहायक प्राप्त शिक्षक प्राचार्य का पेपर लीक। अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का पेपर लीक। नीट पे का पेपर लीक। एनडीओ और एसएसपी का पेपर लीक। नवंबर 2021 में यूपी टीईटी का पेपर लीक। और वो पेपर कब लीक हुआ, जब लाखों अभ्यर्थी अपना क्लासरूम में बैठ के पेपर दे रहे थे। तो इसलिए सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया। आप बताइए, सरकार का हाथ मानते हैं पूरे इस तरीके से? बिल्कुल। आप देखिए सरकार का हाथ नहीं है तो क्यों ये लीक हो गया, किस वजह से लीक हो गया। आप देखिए उच्च अधिकारी मिले हुए हैं, तो सरकार के कहीं ना कहीं सरकार रोकथाम नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो की है ना उन लोगों ने। अरे लाखों नौजवानों का भविष्य आप अधर में लटका के आप लाखों नौजवानों को भेजते हैं, तो आपके पास प्लान ही नहीं है। आपके जो लोग हैं वो इस तरीके की व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है, इन्हीं के कार्यकाल में क्यों, आप इसका जवाब दीजिए। और लगातार फेरिस्त है, कोई एक पेपर लीक हो गया मान लेते कि किसी की साजिश है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लाइन से। तो ये सारे के सारे सवाल हैं। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल ये है, जिस तरीके से धर्म की राजनीति की जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे योगी सरकार, केजरीवाल ने भी वो विक्टिम कार्ड खेला कि वो भी जाकर रामलला के दरबार में गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक धर्म के नाम पे राजनीति होती है। तो क्या वाकई में केजरीवाल भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए केजरीवाल जी जब दिल्ली में अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर से जाते हैं, तब विक्टिम कार्ड बताते हैं। जब हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं तब विक्टिम कार्ड बनाते हैं। इस देश के हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जाने का, अपने आराध्य का, उनका पूजा अर्चना करने का सबका एक नैतिक अधिकार है। अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए और वो अयोध्या गए। अरविंद केजरीवाल जी जो बुजुर्ग तीर्थ योजना हम लोग चलाते हैं, उन्होंने वहां जाकर आराध्य से पूजा पाठ की, अर्चना की। इसमें गलत क्या है? क्या भाजपाई इस समय मंदिरों के गेट कीपर है? क्या उनसे पूछ के हम लोग जाएंगे कि वो बताएंगे कि अब जाएं? और तो ये आस्था पे सवाल उठाते हैं। आप बताइए, राम मंदिर के अंदर उसके जो स्थापना उसकी हो रही है, उसके अंदर इन लोगों ने जमीन घोटाला कर लिया। 5 मिनट में 2.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में इन लोगों ने बेच दी। तो ये सारे के सारे सवाल हैं। तो ये ना राम के हैं, ना किसी व्यक्ति के हैं, ना जो आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति उसके हैं। मैं 2-3 चीजें आपको बता के अपनी बात को खत्म जरूर करूंगा कि देखिए अरविंद केजरीवाल मुद्दों पे चुनाव लड़ने आए हैं। हम अरविंद केजरीवाल का मॉडल लेके आए। उत्तर प्रदेश में हमारा पहली गारंटी है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे। 400 यूनिट हम लोग दिल्ली में आधे दाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली में हमने किया वही करेंगे। दूसरी गारंटी हमारी नौजवान को रोजगार की है। हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर युवा को 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे।
उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिला जो बहन बेटी हैं उनको सशक्त करने के लिए देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी अगर कोई योजना लेके आए वो अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये महीना भत्ता देने का हम काम करेंगे। अपने बजट का 25% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, क्योंकि देश के अंदर कंक्रीट के जंगल बनाना विकास नहीं है। जब तक आने वाली हमारी नस्लें, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो हम लोग शिक्षा पे भी काम करेंगे। हम लोग बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य पे सब पे काम करने वाले हैं। और गाँव में गली मोहल्ला जब हम लोग जाते हैं सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें मिल रहा है। और 2022 में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जनता के बीच में समर्थन मिलेगा। तो जो हम लोगों ने गारंटी दी है उसको हम लागू करने का काम करेंगे।